स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने दशकों से लोगों के पैसे और जिंदगी को देखने का नजरिया बदला है। विकी रॉबिन और जो डोमिंगेस की योर मनी और योर लाइफ। और हमारे पास इसकी कई समीक्षाएं, सारांश, सब कुछ है। पर मैं एक बात साफ कर दूं, ये कोई आम पर्सनल फाइनेंस किताब नहीं है। हाँ, ये वो नहीं है जो आपको 5 टिप्स देगी कि अमीर कैसे बने। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही सीधा और सच कहूं तो थोड़ा परेशान करने वाला सवाल पूछती है। हाँ, और वो सवाल ही इसकी आत्मा है, योर मनी और योर लाइफ। मतलब आप जो जीवन यापन कर रहे हैं, क्या वो वाकई आपको जीने दे रहा है, या फिर आप बस जीने के लिए पैसे कमाने में धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये किताब दशकों बाद भी इतनी प्रभावशाली क्यों है। ये पैसे के साथ हमारे उस रिश्ते पर उंगली रखती है जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं। वो रिश्ता जो शायद हमारे सारे तनाव की असली जड़ हो। हाँ, तो कहाँ से शुरू करें? मेरे ख्याल से इसके सबसे बड़े और अनोखे विचार से शुरू करते हैं, ये जिसे जीवन ऊर्जा या लाइफ एनर्जी कहते हैं। हाँ, लाइफ एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट ही सब कुछ बदल देता है। ये कहता है कि पैसा सिर्फ कागज के टुकड़े या बैंक के नंबर नहीं है। नहीं, वो आपकी जिंदगी का समय है, वो घंटे, वो दिन, वो साल जो आपने उस पैसे को कमाने में लगाए। तो जब हम कुछ खरीदते हैं तो हम असल में पैसा नहीं, आप अपनी जीवन ऊर्जा खर्च कर रहे होते हैं। हर 1000 रुपए का नोट समझिए आपकी जिंदगी के कुछ घंटों का प्रतीक है। एक मिनट, ये तो रुक कर सोचने पर मजबूर करती है। मतलब अगर मैं बाहर जाकर मान लीजिए 500 रुपए की एक कॉफी पीता हूं, तो सवाल ये नहीं है कि क्या मेरे पास 500 रुपए हैं। असली सवाल ये है कि क्या वो कॉफी मेरी जिंदगी के उन 2 घंटों के बराबर है जो मैंने उसे कमाने में लगाया। बिल्कुल, यही वो जागने वाला पल है जिसकी किताब बात करती है। ये हर खरीदारी को एक नैतिक सवाल में बदल देती है। और इसी जागरूकता को पैदा करने के लिए किताब एक पूरा कार्यक्रम देती है ना? कोई नौचरणीय कार्यक्रम। हाँ, एक 9 स्टेप प्रोग्राम। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल नक्शा है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे एक एक्शन प्लान भी है। तो क्या है ये 9 कदम? क्या हमें हर एक पैसे का हिसाब एक डायरी में लिखना पड़ता है? शुरुआत कुछ वैसी ही है, पर उसका मकसद वो अलग है। पहले 2 कदम तो हैं अपने अतीत से शांति स्थापित करना। अतीत से शांति मतलब? पहला, आप ये हिसाब लगाते हैं कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक कुल कितना पैसा कमाया। और दूसरा, आप अपनी कुल संपत्ति यानी नेटवर्थ का पता लगाते हैं। अरे बाप रे, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को एक नंबर में देखना। हाँ, इसमें कोई शर्म या पछतावा नहीं, बस सच्चाई का सामना करना है। कई लोग बताते हैं कि ये कदम ही उनकी आंखें खोल देता है। मैं समझ सकता हूँ। और इसके बाद आता है तीसरा और सबसे जरूरी कदम, अपनी हर आमदनी और खर्च को ट्रैक करना, हर एक रुपए का हिसाब रखना। आ गया वही डायरी वाला काम। पर यहाँ मकसद बजट बनाना या खुद को किसी चीज के लिए रोकना नहीं है। मकसद सिर्फ जागरूकता है, ये जानना कि आपकी जीवन ऊर्जा असल में जा कहाँ रही है। यहीं पर मुझे लगता है वो दूसरा दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, अपनी वास्तविक प्रति घंटा मजदूरी निकालना, रियल आवरली वेज। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। ये सुनने में तो आसान लगता है, अपनी सैलरी को काम के घंटों से भाग दे दो, पर किताब कहती है कि ये इतना सीधा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कहती है कि अपनी बताई गई सैलरी में से काम से जुड़े सारे खर्चे घटाइए। जैसे ऑफिस आने जाने का पेट्रोल या मेट्रो का किराया, ऑफिस के लिए खरीदे गए महंगे कपड़े, रोज बाहर खाया जाने वाला लंच। अच्छा। और यहाँ तक कि काम के तनाव को कम करने के लिए वीकेंड पर की जाने वाली पार्टियां या शॉपिंग। और सिर्फ पैसा ही नहीं, काम से जुड़ा समय भी जोड़ना होता है। जैसे ट्रैफिक में बिताए गए घंटे। बिल्कुल, वो भी आपके काम का हिस्सा है। तो अगर कोई महीने का 1 लाख रुपए कमाता है और सोचता है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, पर असल में उसकी असली कमाई शायद सिर्फ 50,000 के बराबर हो सकता है। और जब ये एहसास होता है तो पूरा नजरिया बदल जाता है। फिर सवाल ये बनता है, क्या आप 50,000 की असली कमाई के लिए 1 लाख का तनाव झेल रहे हैं? एग्जैक्टली, यही वो जागने वाला पल है। तब वो 500 रुपए की कॉफी 500 रुपए की नहीं लगती, वो जिंदगी के 2 या 3 असली घंटों की लगती है। वाह। और इसके बाद क्या होता है? एक बार जब आपको ये सब पता चल जाए तो किताब क्या करने को कहती है? इसके बाद के कदम आपको अपने खर्चों का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं। हर महीने के आखिर में आप अपने खर्चों को देखते हैं और हर कैटेगरी के आगे खुद से 3 सवाल पूछते हैं। 3 सवाल? कौन से? पहला,
क्या मुझे इस खर्च से अपनी जीवन ऊर्जा के बराबर संतुष्टि मिली? दूसरा, क्या ये खर्च मेरे जीवन के मूल्यों और उद्देश्य के साथ मेल खाता है? और तीसरा, अगर मुझे जीने के लिए काम करने की जरूरत न होती तो क्या ये खर्च बदल जाता? वाह, ये तो किसी भी बजटिंग ऐप से बहुत गहरा है। ये सिर्फ नंबरों के बारे में नहीं है, ये आपके जीवन के उद्देश्य के बारे में है। बिल्कुल। तो इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या इसका मतलब है कि हमें कंजूस बनकर जीना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लक्ष्य कंजूस बनना नहीं, बल्कि सचेत बनना है। इसका अंतिम लक्ष्य है वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। लेकिन किताब इसकी परिभाषा भी अलग तरह से देती है ना? ये लॉटरी जीतने या रातों रात अमीर बनने जैसा नहीं है। नहीं, किताब इसे क्रॉसओवर पॉइंट कहती है। क्रॉसओवर पॉइंट? हाँ, ये वो बिंदु है जब आपके निवेश या संपत्ति से होने वाली महीने की आमदनी आपके महीने के खर्चों से ज्यादा हो जाती है। अच्छा। जिस पल ऐसा हो जाता है, उस पल से आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत खत्म हो जाती है। आप काम कर सकते हैं क्योंकि आपको मजा आता है, या किसी बड़े उद्देश्य के लिए, ना कि सिर्फ बिल भरने के लिए। और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी इसी फिलॉसफी में छिपा है। जब आप अपने जीवन ऊर्जा के बारे में सचेत हो जाते हैं तो आपके फालतू खर्चे अपने आप कम होने लगते हैं। इसे ऐसे सोचिए, आप एक बाल्टी भर रहे हैं जो आपकी बचत है, और उस बाल्टी में एक छेद है जो आपके खर्चे हैं। ठीक है। ज्यादातर लोग बाल्टी में और पानी डालने पर ध्यान देते हैं, मतलब ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं। हाँ, सही बात है। ये किताब कहती है, पहले उस छेद को छोटा करो, मतलब खर्च घटाओ। आपकी बाल्टी अपने आप तेजी से भरने लगेगी। ये तो दोहरा फायदा है। जब आप बेवजह के खर्चों पर लगाम लगाते हैं तो आप ज्यादा बचत कर पाते हैं, और साथ ही आपका क्रॉसओवर पॉइंट भी नीचे आ जाता है, क्योंकि आपके महीने के खर्चे कम हो गए हैं। ये वित्तीय स्वतंत्रता को एक हकीकत बनाता है, ना कि सिर्फ एक सपना। बिल्कुल, और यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। ये आपको उपभोक्तावाद की अंधी दौड़ से बाहर निकलने का एक दार्शनिक और व्यवहारिक रास्ता दिखाती है। ये फिलॉसफी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, और जाहिर है कि इसने कई लोगों की जिंदगी बदली है। आज जो FIRE मूवमेंट है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली, हाँ, उसकी जड़ें इसी किताब में हैं। लेकिन क्या इसकी कुछ कमजोरियां भी हैं? मेरा मतलब, हर एक पैसे का हिसाब रखना, ये सबके लिए मुमकिन है क्या? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, और ये किताब की सबसे आम आलोचनाओं में से एक है। कुछ लोगों के लिए हर चीज को इतनी बारीकी से ट्रैक करना बहुत ज्यादा थकाऊ और सख्त लग सकता है। हाँ, मतलब उन्हें लग सकता है कि ये पैसे को लेकर और ज्यादा चिंता पैदा कर रहा है, कम करने की बजाय। मुझे ये भी लिखना पड़ेगा कि मैंने 5 रुपए की च्युइंगम खरीदी। यहाँ पर एक दिलचस्प बहस है। किताब जब लिखी गई थी तब ये सब हाथ से किया जाता था। आज आप ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या उसका असर वही होता है? शायद नहीं। किताब के समर्थक कहते हैं कि हाथ से लिखने की प्रक्रिया में एक खास तरह की जागरूकता पैदा होती है। जब आप खुद लिखते हैं कि आपने 300 रुपए की कॉफी पर खर्च किए, तो वो आपके दिमाग में ज्यादा गहराई से बैठता है। एक और बात है, इस प्रक्रिया में सालों लग सकते हैं, है ना? ये कोई तुरंत परिणाम देने वाला समाधान तो है नहीं। नहीं है। क्या आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोगों में इतना धैर्य है? और शायद यही इसकी एक और ताकत भी है। जो चीजें समय लेती हैं, वे ज्यादा स्थायी बदलाव लाती हैं। ये एक आदत बनाने और मानसिकता बदलने की प्रक्रिया है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल नहीं। या मुझे एक और सवाल पूछना है, क्या ये फिलॉसफी आज के गिग इकोनॉमी और बाय नाउ पे लेटर के कल्चर में काम करती है? ये बहुत जरूरी मुद्दा है, क्योंकि किताब एक ऐसे समय में लिखी गई थी जब नौकरियां ज्यादा स्थिर थीं। नाउ पे लेटर जैसी चीजें हमें भविष्य की कमाई को आज ही खर्च करने के लिए उकसाती हैं, है ना? हाँ। जीवन ऊर्जा का कॉन्सेप्ट आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आप उस चीज के लिए अपनी भविष्य की जीवन ऊर्जा गिरवी रखना चाहते हैं। ये आपको सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक धमक के पीछे की असलियत देखने में मदद करता है। बिल्कुल। तो फिर आखिर में ये किताब किसके लिए? क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी नौकरी से नफरत करते हैं और जल्दी रिटायर होना चाहते हैं? नहीं, इसका दायरा उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये उन सभी के लिए है जो कमाने और खर्च करने के चक्र में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो महसूस करते हैं कि पैसा उन्हें नियंत्रित कर रहा है, ना कि वे पैसे को। हाँ। लेकिन क्या ये आज की महंगाई के दौर में सच में प्राप्य है? कई लोगों के लिए तो महीने के आखिर में कुछ बचाना ही एक सपना होता है। यह एक आम गलतफहमी है। किताब का फोकस इस बात पर नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि आपकी कमाई और खर्च के बीच के रिश्ते पर है। अच्छा। ये सिखाती है कि अपनी खुशी को अपनी आमदनी से कैसे अलग किया जाए। लक्ष्य है पर्याप्त होने के बिंदु,
द पॉइंट ऑफ इनफ को खोजना। जहां आपके पास इतना हो कि आप खुश और सुरक्षित महसूस करें, लेकिन इतने के पीछे न भागें कि आपकी जिंदगी ही खत्म हो जाए। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर हमें इसे एक लाइन में समेटना हो तो योर मनी और योर लाइफ क्या है? ये पैसे के साथ आपके रिश्ते को पूरी तरह से बदलने के लिए एक गाइड है। यह सफलता को फिर से परिभाषित करती है, ज्यादा सामान इकट्ठा करने से हटाकर ज्यादा जीवन जीने पर। ये आपको सिखाती है कि वित्तीय ईमानदारी क्या है, जहां आपका खर्च आपके मूल्यों के साथ मेल खाता हो। और यह पैसे के बारे में चिंता और डर से निकालकर शांति और उद्देश्य की ओर ले जाने का एक व्यवहारिक रास्ता दिखाती है। ये याद दिलाती है कि पैसा हमारा मालिक नहीं, हमारा सेवक होना चाहिए। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। किताब काम से संबंधित सभी छिपी हुई लागतों और समय को ध्यान में रखकर वास्तविक प्रति घंटा मजदूरी की गणना करने के लिए कहती है। हाँ। अगर वो संख्या किसी की सोच से बहुत कम निकले तो वो अपनी जिंदगी में पहली कौन सी एक चीज बदलना चाहेगा?